व्यूअर्स, क्या हो फ्यूचर में हम इंसान ब्लैक होल क्रिएट करने की मशीन बना ले, पर आखिर इन सभी चीजों से अंतरिक्ष में कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटेंगी, इस बारे में तो पता ही लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें तब का समय दिखाया जाता है जब हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा तरक्की कर ली थी और अब तो हम इंसान अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर नए नए प्लेनेट को एक्सप्लोर भी करने लगे थे। लेकिन अर्थ पर वॉर शुरू होने की वजह से सारी चीजें एकदम से बिगड़ गई। ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं थी, बल्कि ये थी न्यूक्लियर वॉर, जिससे कि हमारा पूरा अर्थ तबाह होने आ गया था। लेकिन सही समय पर हम इंसानों के पास वल्कन नाम की एक प्रजाति आ गई थी, जिन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे अर्थ को ठीक करने में मदद की थी। और अब देखते ही देखते हमारा अर्थ एकदम से नॉर्मल हो गया था। हाल ही में हुई इन सारी चीजों की वजह से अर्थ पर एक बहुत ही एडवांस एकेडमी बनाई जाती है, जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर नए नए प्लैनेट के साथ साथ उनके एडवांस एलियंस को भी ढूंढ सके। अब हमें इसी तरीके की एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अंतरिक्ष में अपना एक इम्पोर्टेंट रिसर्च कर रही थी। उन सभी के कैप्टन को एक खबर मिली थी कि उनके थोड़ी ही दूर पर एक लाइटनिंग स्टॉर्म आ गया है। उनकी पूरी टीम जब उसे देखने जाती है तब उस लाइटनिंग स्टॉर्म में से एक बहुत ही बड़ी शिप बाहर निकल रही थी। दरअसल ये स्पेसशिप रोमिनोम नाम की एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति की है, जिनका प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसीलिए वो सब मिलकर इंसानों की स्पेसशिप पर हमला करने लग जाते हैं। कैप्टन और उसके सभी टीम मेंबर्स एकदम से खतरे में पड़ गए थे, क्योंकि रोमिनोम प्रजाति की स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा एडवांस थी और वो सब उनसे डायरेक्टली लड़ नहीं सकते थे। इसीलिए अब कैप्टन खुद रोमिनोन्स की स्पेसशिप में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि रोमिनोन प्रजाति के लोग जो भी सवाल कैप्टन से पूछ रहे थे वो उनका एक भी जवाब नहीं देते और अब अगले ही मोमेंट में उन लोगों ने कैप्टन को जान से मार दिया था। जब ये बात कैप्टन के टीम मेंबर्स को पता चली तब वो सब एकदम शॉक हो गए थे। कैप्टन ने जाते टाइम अपने एक मेंबर को वहाँ का नया कैप्टन बना दिया था और अब उस नए कैप्टन को कैसे भी करके स्पेसशिप पर मौजूद सभी लोगों को बचाना था, क्योंकि रोमिनोन्स के अटैक की वजह से उनकी पूरी स्पेसशिप एकदम से डिस्ट्रॉय होने वाली थी। इसीलिए अब वो नया कैप्टन सभी लोगों को स्पेसशिप से बाहर निकलने के लिए कहता है। वहाँ पर तो उस नए कैप्टन की प्रेग्नेंट वाइफ भी मौजूद थी, जिसकी कुछ ही टाइम में डिलीवरी भी होने वाली होती है। थोड़ी देर बाद उस नए कैप्टन को पता चला कि उसकी वाइफ को एक लड़का हुआ है। कैप्टन तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने बेटे का नाम जेम्स रखता है। सभी लोग लगातार अपनी जान बचाकर स्पेसशिप से बाहर निकल रहे थे। तभी कैप्टन को पता चला कि स्पेसशिप का ऑटो पायलट सिस्टम खराब हो चुका है, यानी कि किसी को यहीं पर रुककर स्पेसशिप को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए कैप्टन यहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। सारे मेंबर्स के स्पेसशिप से बाहर निकलने के बाद कैप्टन अपने स्पेसशिप को तेजी से लेके जाकर रोमिनोन्स की स्पेसशिप से टकरा देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया था। हालांकि उस धमाके में कैप्टन बच नहीं पाता, पर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने सारे टीम मेंबर्स को बचा लिया था। अब इन सारी बातों को पूरे 17 साल बीत जाते हैं। यहाँ हमें स्पोक नाम का एक लड़का दिखाया जा रहा था जो वल्कन्स की प्रजाति का ही होता है। हालांकि स्पोक के फादर वल्कन प्रजाति के थे, पर स्पोक की मॉम एक इंसान थी। इसीलिए स्पोक को अपने यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता, तो अब मजबूरी में स्पोक इंसानों की एक बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट स्टार ट्रेक को आकर ज्वाइन कर लेता है। स्पोक ने तो अपनी सारी ट्रेनिंग्स अच्छे मार्जिन से कंप्लीट कर ली थी और वो तो इंस्टीट्यूट में मौजूद बाकी मेंबर्स से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। इसीलिए कुछ ही टाइम में स्पोक के परफॉर्मेंस को देखकर उसे उनकी मेन स्पेसशिप का वाइस कैप्टन बना दिया जाता है। अब हमें दूसरी तरफ जेम्स दिखाया जा रहा था, जो उसी कैप्टन का बेटा होता है जिसने कहानी में अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। जेम्स तो अब बहुत ही बड़ा हो चुका था। उसका दिमाग सेम उसके फादर जैसा ही होता है। वो भी अपने फादर की तरह इंटेलिजेंट, चालाक और कोई भी रूल ना फॉलो करने वाला था। एक दिन जेम्स बार में स्टार ट्रेक के लोगों के साथ लड़ाई करने लगता है। तभी उस जगह पर स्टार ट्रेक इंस्टीट्यूट के मेन कैप्टन माइक आ जाते हैं, जो जेम्स के फादर को बहुत ही पहले से जानते थे। वो जेम्स को उसके फादर के बारे में बताते रहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। और अब कैप्टन माइक जेम्स को भी उनके इंस्टीट्यूट में शामिल होने का ऑफर देते हैं, पर जेम्स पता नहीं क्यों कैप्टन माइक के इस ऑफर को ठुकरा देता है। इसके बाद जेम्स अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा था, पर अब उसे कहीं न कहीं कैप्टन माइक की कही गई बातों का बुरा लगने लग जाता है और अब जेम्स ने ठान लिया था कि वो भी अपने फादर की तरह इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा। जेम्स तो अगले दिन ही स्टार ट्रेक इंस्टीट्यूट में चला जाता है। जेम्स की ट्रेनिंग बाकी कैंडिडेट्स के साथ स्टार्ट हो गई थी और अब पूरे 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद उन सभी कैंडिडेट्स को एक टेस्ट पास करना था। ये टेस्ट इतना मुश्किल था ना कि आज तक कोई भी इसे प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाया है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर जेम्स के लिए ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि जेम्स वीडियो गेम्स का बहुत ही ज्यादा शौकीन था और अब वो अपनी सारी गेमिंग स्किल्स यहाँ पर लगाकर सारे कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ देता है। सभी लोग जेम्स की इस एबिलिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक रह गए थे, क्योंकि आज तक उनके इंस्टीट्यूट में कोई भी इस गेम को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाया था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से जेम्स को प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन एक दिन स्पोक भरी सभा में सभी के सामने जेम्स का विरोध कर रहा था। उसने बताया कि ये गेम इसी तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें हम इंसान प्रेशराइज सिचुएशन में अपना डिसीजन ले, पर जेम्स ने तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से कंप्लीट कर ली थी, यानी कि जेम्स हमारे इस प्रोग्राम के लिए बना नहीं है।
स्पोक की इन सारी बातों को कंसिडरेशन में लेकर जेम्स को प्रोग्राम से रस्टिकेट कर दिया जाता है। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में उनके पूरे इंस्टीट्यूट को ये खबर मिली थी कि अंतरिक्ष में एक बार फिर से लाइटनिंग स्टॉर्म दिखा गया है। इसलिए अब वो सारे लोग अपनी टीम बनाकर वहाँ जाकर देखने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर जेम्स को निकाल दिया गया था, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता था। पर जेम्स का एक दोस्त उसे बीमार होने की कुछ दवाइयाँ दे देता है, जिससे कि उसने एक बहाना बना दिया था कि जेम्स की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो उसे इस तरीके से यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए अब जेम्स को भी उनके साथ जाने की परमिशन दे दी जाती है। वो सब अपनी स्पेसशिप में बैठकर लाइटनिंग स्टॉर्म की तरफ तेजी से बढ़ने लगे थे। अब जेम्स सभी के साथ अपने मेन हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है, जहाँ पर कैप्टन माइक पहले से ही मौजूद थे। कैप्टन माइक सभी को बता रहे थे कि वल्कन प्लैनेट के पास एक लाइटनिंग स्टॉर्म डिटेक्ट हुआ है और वल्कन प्लैनेट के सभी लोग हमसे मदद मांग रहे हैं इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए। उन सभी को अंदाजा तो हो गया था कि वो लाइटनिंग स्टॉर्म कोई खतरनाक चीज थी और वो वल्कन प्लैनेट को डैमेज जरूर करेगी। जब जेम्स को ये सारी बातें पता चलती है तब वो तुरंत ही कैप्टन माइक के पास भागा चला आया था। जेम्स ने उन्हें बताया कि 20 साल पहले सेम इसी तरीके का लाइटनिंग स्टॉर्म आया था और उस लाइटनिंग स्टॉर्म के अंदर से और कोई नहीं बल्कि रोमनिन का स्पेसशिप निकला था और अब जिसका डर था वही हो गया होता है। उस लाइटनिंग स्टॉर्म के अंदर से रोमनिन का स्पेसशिप बाहर निकल गया था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था। रोमनिन के प्लैनेट में उनका एक लीडर होता है जिसका नाम न्यूरो था। अब न्यूरो कैप्टन माइक की टीम में एक मैसेज भेजता है जो स्पोक के बारे में पूछता जा रहा था। हालांकि स्पोक को न्यूरो के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन अब न्यूरो ने कैप्टन माइक को पूछताछ के लिए अपने स्पेसशिप में बुला लिया था और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उनके पूरे स्पेसशिप को फिर से डिस्ट्रॉय कर देगा। सारी चीजें अच्छे से एनालाइज करने के बाद कैप्टन माइक न्यूरो के स्पेसशिप में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्होंने तो स्पोक को अपना नया कैप्टन बना दिया था। दरअसल न्यूरो वल्कन प्लैनेट के बीचों बीच छेद करके वहाँ पर ब्लैक होल क्रिएट करना चाहता था, जिससे कि पूरा वल्कन प्लैनेट डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाए। न्यूरो के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो ब्लैक होल क्रिएट कर सकती थी और ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे डेडली मशीन होती है। कैप्टन माइक न्यूरो के स्पेसशिप पर जाने से पहले जेम्स और उसकी टीम को एक मिशन देते हैं। जेम्स अपनी टीम के साथ वल्कन प्लैनेट की ओर निकल गया था, जहाँ पर न्यूरो ड्रिलिंग मशीन का यूज करके वल्कन प्लैनेट के अंदर छेद करता रहता है। जेम्स और बाकी सब सही टाइम पर उस ड्रिलिंग मशीन को बंद कर देते हैं। वहाँ पर तो न्यूरो के आदमी भी थे जिनके साथ जेम्स और उसके टीम मेंबर्स लड़ाई करते रहते हैं और अब जेम्स की टीम ने कैसे भी करके उस ड्रिलिंग मशीन को बंद कर दिया था। न्यूरो को जब ये बात पता चलती है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वल्कन प्लैनेट के अंदर जितना भी गड्ढा हुआ था वो उसके अंदर ब्लैक होल क्रिएट करने वाली मशीन को फेंक देता है। जेम्स उस मशीन को रोकना चाहता था पर वो ऐसा कर नहीं पाता और अब वो अपने एक दोस्त को बचाने के चक्कर में लगातार वल्कन प्लैनेट के नीचे गिरता जाता है। लेकिन सही टाइम पर जेम्स और उसके एक दोस्त को उनके स्पेसशिप में टेलीपोर्ट कर लिया गया था। अब जेम्स स्पोक से कहता है कि उन्हें अपने कैप्टन माइक को बचाने के लिए रोमनिन के स्पेसशिप पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन स्पोक का मानना था कि वो एक इंसान की जान बचाने के लिए अपने पूरे मेंबर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। इन्हीं सारी बातों को लेकर जेम्स और स्पोक के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और अब स्पोक ने जेम्स को सजा देने के लिए उसे एक छोटे से कैप्सूल में डालकर पास ही वाले प्लैनेट पर फेंक दिया था। जेम्स कैसे भी करके अपनी जान बचाकर उस बर्फीले एरिया से बाहर निकलता है, लेकिन अब तो वहाँ पर जेम्स के पीछे कई खतरनाक क्रिएचर्स लग गए थे जो लगातार जेम्स की जान लेने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जेम्स कैसे भी करके अपनी जान बचाकर एक गुफा में पहुंच गया था। लेकिन अब जेम्स एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर स्पोक का एक ओल्डर वर्जन दिखाई देता है। वो बता रहा था कि वो स्पोक के फ्यूचर से आया है, लेकिन जेम्स तो उसकी किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। तब जाकर वो बूढ़ा स्पोक जेम्स को सारी बातें बताता है। बूढ़े स्पोक ने बताया कि वो फ्यूचर से आया है जहाँ पर वो अभी भी स्टार ट्रेक का कैप्टन था, पर फ्यूचर में उन्हें खबर मिली थी कि एक बहुत बड़ा सितारा फटने वाला है और वो धमाका इतना बड़ा होगा कि सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्पोक ने कड़ी रिसर्च करने के बाद उस धमाके को रोकने के लिए एक ऐसी एडवांस मशीन बना ली थी जिससे कि वो बड़े से बड़े ब्लैक होल को जनरेट कर सकता था और जब वो बड़ा सा स्टार ब्लास्ट हुआ तब स्पोक ने उसी मशीन का यूज करके उस धमाके में ब्लैक होल जनरेट कर दिया था, जिससे कि देखते ही देखते ब्लैक होल ने उस पूरे धमाके को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ये सारी चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी थी नहीं। उस धमाके के पास में ही रोमनिन का प्लैनेट होता है। स्पोक की टीम ने रोमनिन के प्लैनेट से वादा किया था कि वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उस धमाके में रोमनिन का प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब कैप्टन न्यूरो कैसे भी करके स्पोक से बदला लेना चाहता था। लेकिन ये सारी चीजें इतनी जल्दी हुई ना कि स्पोक और कैप्टन न्यूरो का स्पेसशिप उसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था और वो दोनों टाइम ट्रेवल करके आज के टाइम में आ गए थे। इसके बाद न्यूरो ने स्पोक से वो डिवाइस छीन लिया था और उसे मरने के लिए इस बर्फीले प्लैनेट पर छोड़ दिया। जेम्स को धीरे धीरे बूढ़े स्पोक की बात सही लगने लगती है और अब जेम्स बूढ़े स्पोक को लेकर डायरेक्टली अपने स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हो जाता है। जब यंगर स्पोक ने अपने फ्यूचरिस्टिक अवतार को देखा तब वो थोड़ा सा तो शॉक हो गया था, लेकिन अब उसने अपने आदमियों से कहकर जेम्स को पकड़ने के लिए कह दिया था और अब स्पोक ने फिर से जेम्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुछ देर बाद जब फ्यूचरिस्टिक स्पोक यंगर स्पोक को समझाता है तब वो सारी बातें समझ गया था और स्पोक को पता चल जाता है कि उसने गलती की है, इसीलिए वो अपने कैप्टन के पद से हट जाता है। जेम्स को स्पेसशिप का नया कैप्टन बना दिया गया था
और अब वो डिसाइड करता है कि वो न्यूरो के स्पेसशिप में जाकर कैप्टन माइक को बचा कर लेके आ जाएगा। जेम्स का साथ देने के लिए स्पोक भी उसके साथ चला जाता है और अब वो दोनों टेलीपोर्ट होकर न्यूरो के स्पेसशिप में पहुंच गए थे। वो दोनों कैसे भी करके सबसे पहले कैप्टन माइक को छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए अब जेम्स कैप्टन माइक को ढूंढने चला जाता है और स्पोक उस ब्लैक होल क्रिएट करने वाली मशीन को। स्पोक ने तो उस मशीन को ढूंढ भी लिया था और वो उस मशीन को लेकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, जिसका यूज करके न्यूरो ने वल्कन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब उसका प्लान था कि वो अर्थ को भी इसी तरीके से डिस्ट्रॉय करे। न्यूरो को जब ये सारी बातें पता चली तब उसने अपने आदमियों को स्पोक के पीछे भेज दिया था। यहाँ जेम्स सही मौके पर आकर न्यूरो से फाइट करने लग जाता है और अब उसने देखते ही देखते कैप्टन माइक को छुड़ा लिया था। स्पोक के पास एक प्लान होता है। उसने सबसे पहले अर्थ पर किए जाने वाले ड्रिलिंग मशीन को डिस्ट्रॉय किया था और उसके बाद ब्लैक होल क्रिएट करने वाली मशीन को डायरेक्टली लेकर न्यूरो के स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगा था। स्पोक ने उस मशीन का यूज करके एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया होता है और उस ब्लैक होल को उसने डायरेक्टली न्यूरो के स्पेसशिप से टकरा दिया था, जिससे कि न्यूरो के साथ साथ उसका पूरा स्पेसशिप ब्लैक होल के अंदर जाने लगता है। स्पोक कैप्टन माइक और जेम्स को अपने स्पेसशिप में टेलीपोर्ट कर लिया था और अब सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। उन्होंने तो रॉमलिन को उनके टाइमलाइन में वापस भेज दिया था। अब मिशन खत्म होने के बाद जेम्स को स्टार ट्रेक का पूरा कैप्टन बना दिया जाता है और स्पोक उसका असिस्टेंट की तरह काम करने लगा था और वहीं स्पोक को वाइस कैप्टन। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।